आज का लेसन है बच्चों आपकी क्लास 9वीं से। और हमारा आज का विषय है गणित भाग 2। और इस गणित भाग 2 पुस्तक के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है पाठ 3 से, जिसका नाम है त्रिभुज। तो जिसका दूसरा भाग हम देखेंगे। पहले भाग में हमने त्रिभुज, जो पाठ तीसरा त्रिभुज, इसके पहले भाग में हमने क्या समझा, क्या जाना। तो हमने जाना त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय, और दूसरी चर्चा हुई थी हमारी त्रिभुजों की सर्वांग समता का अर्थ। तो ये क्या था उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट, फास्ट फॉरवर्ड में। एक त्रिभुज है, यह त्रिभुज का नाम है त्रिभुज पी क्यू आर, और क्यू आर भुजा को आगे बढ़ाने पर एस एक बिंदु है, तो पी आर एस एक बहिष्कोण बनता है। तो हमने देखा था कि जो दूरस्थ अंतःकोणों का योग है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। तो त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। इसकी चर्चा हमने की थी। और हमारी दूसरी चर्चा थी त्रिभुजों की सर्वांग समता का अर्थ क्या है। और हमने उदाहरण द्वारा, प्रैक्टिकल प्रयोग द्वारा देखा था कि हमने कुछ त्रिभुज बनाए थे, और हमने देखा कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं तब हम कहते हैं कि वे त्रिभुज सर्वांग सम हैं, अर्थात उनके तीनों कोण और तीनों भुजाओं के माप परस्पर सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, यह हमने जाना। 3 भुजा 3 कोण यानी 6 घटक हैं इसमें। और हमने ये प्रश्न भी पूछा था कि अगर 6 घटक दिए गए हैं तो हम पता लगा लेंगे कि सर्वांगसम है या नहीं। लेकिन क्या हर बार 6 घटक होने जरूरी हैं? 6 से घटक कम हो तो क्या हम नहीं सिद्ध कर पाएंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है? तो ऐसा नहीं है। 2 त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 घटक काफ़ी हैं, कुछ विशेष 3 घटक। तो यदि सभी 6 घटकों के मापों की जानकारी न हो तो भी हम केवल 3 ही घटक द्वारा ये बता सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है। इस विशेष गुणधर्म को ही हम त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटी कहते हैं। और ये कसौटी कौन कौन सी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटी। मान लीजिए ये 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी। ध्यान से इनके घटकों को देखिए। मान लीजिए त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, मतलब यहाँ पर आकृति में कोण Q और कोण B के माप समान हैं, कोण R और कोण C के माप समान हैं, और उनके बीच की जो भुजा है, समाविष्ट भुजा QR और भुजा BC वे सर्वांगसम हैं, तो भी ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और तो इसमें कौन कौन से घटक हैं? को मतलब कोण, यानी 2 कोण और उनके बीच समाविष्ट एक भू अर्थात भुजा। तो कोण, भुजा और कोण के इस क्रम में यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो पहली कसौटी का नाम है कोण भुजा कोण, अर्थात को भू को शॉर्ट में कहते हैं इसे। तो को भू को अगर है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी 3 घटक, 2 कोण और उनमें समाविष्ट भुजा। तो को भू को कसौटी हुई है, पहली कसौटी। यदि 2 त्रिभुजों के 2 कोण और उनमें समाविष्ट भुजा सर्वांगसम हो तो वे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, या वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दूसरा गुणधर्म चेक करते हैं। ये 2 त्रिभुज हैं पी क्यू आर और ए बी सी। उनमें अगर एक भुजा, जैसे पी
क्यू यहाँ पर वो भुजा ए बी के सर्वांग है और भुजा क्यू आर भुजा बी सी के सर्वांग है और कोण क्यू जो है कोण पी के सर्वांग है, तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ये दूसरी कसौटी हो गई जिसे शॉर्ट में भू कहते हैं। तो भुजा कोण भुजा मतलब दो भुजा और उनके बीच का एक कोण, यह कसौटी भी त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी है, जिसे भू को भू कहते हैं, यानी दो भुजा और बीच में कोण। इसके पहले दो कोण और उनके बीच की भुजा थी। तो भू को भू कसौटी क्या है? यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनमें समाविष्ट कोण सर्वांगसम हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन से तीन घटक आएंगे जिसके कारण हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है। तो ये दो त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी हैं। उनमें एक भुजा पी क्यू अगर सर्वांगसम है भुजा ए बी के, दूसरे भुजा क्यू आर सर्वांगसम है भुजा बी सी के दिया गया है ये, और भुजा पी आर यानी तीसरी भुजा भी सर्वांगसम है तीसरी भुजा ए सी के। तीनों भुजाएं एक दूसरे के सर्वांगसम है त्रिभुज में। तो यह तीसरी कसौटी बन गई भू भू भू, अर्थात भुजा 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 कसौटी, अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परस्पर सर्वांगसम हो तो यह कसौटी बनती है। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सर्वांगसम हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हमने देख लिया कसौटी त्रिभुज एक सामान्य त्रिभुज पर। अगली कसौटी बच्चों है विशेष त्रिभुज पर, अर्थात आप देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण यहाँ पर पी आर और ए सी है और एक कोई भी भुजा यहाँ पर पी क्यू और ए बी है। अगर ये सर्वांगसम है यानी एक कर्ण और भुजा अगर सर्वांगसम है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो कर्ण और कोई एक भुजा, तो इस त्रिभुज का कसौटी का नाम हुआ कर्ण भुजा कसौटी। कर्ण भुजा कसौटी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें दो ही नाम हैं और इसके पहले तीन तीन नाम हमें मिले। तो क्या इसमें तीसरा घटक नहीं है? बिल्कुल है, तीसरा घटक छुपा हुआ है क्योंकि समकोण है ना। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, तीसरा घटक तो है ही है। तो इसे कर्ण भुजा कसौटी कहते हैं। और इसको कैसे स्पष्ट करेंगे? यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के सर्वांगसम हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ देखा 4 कसौटियाँ। पहला है को भू को कसौटी, दूसरा है भू को भू कसौटी, तीसरा भू 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 कसौटी और चौथा कर्ण भुजा कसौटी जो कि समकोण त्रिभुज के लिए है, जहाँ पर को और भू का अर्थ आपको पता ही है। भू का अर्थ भुजा से है और को का अर्थ कोण से है। तो बहुत सिंपल सी बात है, दिए गए घटकों की सर्वांगसम घटकों को देखना है और फिर कसौटी का नाम पहचान लेना है। आवश्यक बात क्या है कि सर्वांगसम त्रिभुजों को उनके एकाकी संगति के अनुसार ही लिखते हैं। यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनको जब हम लिखते हैं चिन्हों द्वारा तो उनके नाम को बिंदुओं को सही क्रम में लिखना चाहिए। जैसे कि ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर उदाहरण है ये, और त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। कर्णभुजा प्रमेय से ये सर्वांगसम है, कर्णभुजा कसौटी से सर्वांगसम है। इसको लिखेंगे कैसे फिर?
इसे लिखेंगे संगति द्वारा, यानी ध्यान से देखेंगे। पहला एक त्रिभुज पकड़ेंगे पी क्यू आर के बिंदु को और चेक करेंगे कि इस त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के कौन से बिंदु से संगति है। तो पी की संगति किससे है? तो देखेंगे कोण पी और कोण सी का माप समान है, तो पी की संगति सी से है। अब कोण क्यू की संगति, क्यू 90 डिग्री समकोण है, तो यहाँ ए से है, ए भी समकोण है, तो क्यू की संगति ए से है। और आर की संगति बी से है। तो संगति देखिए पी क्यू आर की संगति सी ए बी से हुआ है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हम ए बी सी लिख दें। तो कर्ण भुजा कसौटी से कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो नाम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर, पहला त्रिभुज हमने लिख दिया, ये सर्वांगसम हुआ। अब पी की संगति किससे है? तो त्रिभुज पहला सी लिखेंगे बिंदु, फिर ए, फिर बी। ये क्रम हुआ संगति का। नहीं तो हम गलती से कैसे लिख सकते हैं आंख बंद करके तुरंत? त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी लिख दिया हमने। हमें लगता है कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें संगति के अनुसार ही नाम लिखना है जब सर्वांगसमता की बात आएगी। क्षेत्रफल में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ऐसे नहीं लिखना है, संगति के अनुसार ही लिखना है। चलिए हम प्रश्न संग्रह 3.2 पेज 31 पर जो है आपके पुस्तक में, उसको देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में त्रिभुजों की जोड़ियां के सर्वांगसम घटक चिन्ह से दर्शाए गए। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है? रिक्त स्थानों में वही कसौटी लिखना है, कसौटी पहचानना है। पहला त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, संगत घटक क्या क्या दिए गए हैं? ए बी और पी क्यू सर्वांगसम है, भुजा बी सी क्यू आर वो भी भुजा का चिन्ह है, और पी आर ए बी सी ये ए बी पी आर की ए सी से ये भी सर्वांगसम भुजा है। तीनों भुजाएं दी गई हैं, एक ये दूसरा और ये तीसरा, भू भू भू। अर्थात कौन सी कसौटी लगी यहाँ पर? भू 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 कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरा उदाहरण देखते हैं किसी में, जो कि है उदाहरण क्रमांक 3 पहले प्रश्न का। आकृति दी गई है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस टी यू, जिसमें P कोण का चिन्ह, S कोण के चिन्ह, ये सर्वांगसम है। उसके बाद एक भुजा, उसके बाद और एक कोण। तो हमें यहाँ पता चल गया कोण भुजा कोण, अर्थात भू भू भू। सही है ये? और नहीं, ये गलत है। तो सही क्या होगा? को भू को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। प्रश्न संग्रह 3.2 पेज 32 पर चलते हैं और मुख्य प्रश्न दूसरा। यहाँ पर त्रिभुजों की जोड़ियाँ दर्शाई गई हैं। पता लगाना है किस कसौटी से सर्वांगसम है। जैसा कि हमने पहले देखा, कसौटी पता लगाया, लेकिन बाकी सर्वांगसम घटकों को भी लिखना है। 3 घटक तो दिए गए होंगे कसौटी में, वो सर्वांगसम है। बचे हुए 3 का हमें नाम लिखना है। यह आकृति है, नाम इस तरह से दिया गया है, पी क्यू आर एस टी यू। 2 त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें, पी क्यू टी और आर एस टी। क्यू टी सर्वांगसम टी आर निशान लग गया, और पी टी सर्वांगसम टी एस ये भी निशान लग गया। अब ध्यान से देखेंगे तो बिंदु टी पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, जो दोनों त्रिभुज में है, तो वो सर्वांगसम हो गए। और ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। 1-2 मैं बताऊंगा, बाकी आप स्वयं भरेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले है आकृति में दर्शाई गई जानकारी के आधार पर। आकृति देख रहे हैं, त्रिभुज पी टी क्यू और एस टी आर में
PT और ST सर्वांग है, ये दिया गया है, निशान लगाया गया है। और कोण PTQ और कोण STR सर्वांग है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी मिल गया हमें। और तीसरी जानकारी है रेख TQ और रेख TR भी सर्वांग है, ये निशान है ना दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है? 2 भुजा और एक बीच का कोण। इसलिए ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज PTQ और त्रिभुज STR सर्वांग हुए कौन सी कसौटी से? भुजा कोण भुजा कसौटी से। वेरी गुड। अब ये भुजा दोनों और एक कोण, इसको छोड़कर जो बचे हुए 3 हैं उसको हमें लिख देना है। वो आप लिखेंगे। अब कोण TPQ के सर्वांग कौन सा होगा? तो TPQ के सर्वांग कौन होगा? कोण TSR। आप स्वयं भरेंगे अपनी नोटबुक में। दूसरा है कोण TRS के सर्वांग क्या है? TRS के सर्वांग TQP है। और 2 कोण भी हो गए, अब बच गए एक भुजा। अब भुजा PQ के सर्वांग भुजा SR हुआ। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के सब संगत घटक हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा प्रसंग्रह 3.2 पेज 32 में त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी पर आधारित ये सभी उदाहरण थे। थैंक यू।